तो सेकेंड फेज के चुनाव से पहले जाहिर सी बात है कि एक दूसरे पर अब उस तरीके से हमला किया जा रहा है जहां पर एक दूसरे पर केस करने की धमकियां दी जा रही है। लेकिन हमारे साथ इस माहौल को समझाने के लिए और चर्चा करने के लिए कुशाल पांडे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे, यश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ रहे, मोहम्मद एहतशामुल हक नेता टीएमसी से जुड़ रहे और राहुल लालची राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे। सभी मेहमानों का स्वागत है, आप सभी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिल्कुल, बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। आज 26 अप्रैल है, यानी कि मतदान में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। बुधवार को दूसरे चरण में कुल 142 सीटों पर वोटिंग होगी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 2.5 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी है, जो अलग अलग बूथों पर 29 अप्रैल को मुस्तैद रहेंगे, ताकि मतदाता बिना किसी भय और संकोच के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनाव में दीदी को 142 में से 123 सीटें हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 18 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार के हालात बदले हुए हैं। माना यह जा रहा है कि बंगाल की सत्ता की कुंजी है 142 सीट। यहां का चुनावी समीकरण किसी के लिए जीत का सर्टिफिकेट बन सकता है, तो किसी के लिए हार का टेस्ट भी। तो जाहिर सी बात है कि बैटल ऑफ बंगाल में अगर देखा जाए तो आज सुपर संडे को त्रिमूर्ति यानी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। दूसरे चरण के मतदान में अब सिर्फ 50 से 60 घंटे बचे हैं। ऐसे में भीषण गर्मी के बीच में राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। सुपर संडे को पीएम मोदी ने बंगाल के बनगांव में चुनावी रैली को संबोधित किया और जीत की हुंकार भरी। उन्होंने चुनावी मंच से दो टुक कहा कि 4 मई को बंगाल की जनता दीदी का हिसाब कर देगी, कमल खिलेगा और टीएमसी के 2 फूल मुरझा जाएंगे। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनिए। पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जरा जोर से बताइए तोड़ेंगे, जरा आंख भर करके बताइए तोड़ेंगे। यही करके दिखाना है। पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। इससे पहले सुपर शनिवार को दिन भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के लिए डबल सेंचुरी का दावा किया। वहीं टीएमसी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का भरोसा जताया। अमित शाह ने टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल आतंक, माफिया और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है। आप भाजपा सरकार बना दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं 5 तारीख के बाद 7 बजे छोड़ दीजिए, 1 बजे छोटी बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा नजर उठाकर नहीं। और किसी ने हिम्मत करी तो दीदी कितना भी विरोध करो, मैं फिर से बोलूंगा, उल्टा लटका कर सीधा करें। तो जाहिर है ममता बनर्जी को यह नागवार गुजरा, लिहाजा दीदी ने मोटा भाई को चुनावी मंच से चेतावनी दी और कहा कि केंद्रीय मंत्री होने के नाते आप ऐसे शब्द नहीं बोल सकते। दीदी ने गृह मंत्री अमित शाह की हिंसक टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाने की धमकी दी, तो लगे हाथ मोटा भाई ने यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दीदी पर पलटवार किया और चुनावी मंच से ही तंज कसा कि दीदी आप क्या चाहती हैं, हम टीएमसी के गुंडों को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। बीजेपी की सरकार बनते ही टीएमसी के सारे गुंडे जेल में होंगे, ये कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और आप ज्यादा घूमिए, आपको देख के वोट आउट चला जाएगा कि आपने सब वोट काट दिया ना, বাংলা को বেইজ্জত किया, অত্যাচার किया। জিজ্ঞেস করুন আপনি কি করে দাঁড়িয়ে মিটিংয়ে বলছেন যে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে পা উপরে আর মাথা নিচে, আপনি হিংসার কথা বলছেন, সন্ত্রাসের কথা বলছেন, কিন্তু আমি জানি কোনো ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে কেউ নেবে না। কিন্তু লয়ার যারা এখানে আছেন তাদের বলবো, ভিডিও আমার কাছে আছে, আমি দেবাঞ্জনকে দিয়েছি, কেস করবেন। এটা ইটস এ ক্রাইম, এ কথা হোম মিনিস্টার বলতে পারে না। भाइयों बहनों, ये दीदी यहाँ बोली है कि गुंडों को उल्टा लटकाने की बात करिए, हम कोर्ट में जाएंगे, तो दीदी क्या करे? गुंडों के गले में फूलमाला डाले? अब बता दो जरा बंगाल की जनता को, भाई गुंडों को फूलमाला डालो,
लेकिन फूलमाला हम बंगाल की माता बहनों के लिए रिजर्व रखेंगे, गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बंगाल के चुनावी मंच से एक साथ बीजेपी और टीएमसी को घेरा। राहुल ने दीदी और पीएम मोदी की तुलना की और कहा कि दोनों ही गरीब विरोधी हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि पीएम मोदी देश भर के अमीरों को फायदा पहुंचाते हैं, वहीं सीएम ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल तक सीमित हैं। और जो काम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कर रहा है, वही काम टीएमसी और ममता जी आपके बंगाल में करेंगे। नरेंद्र मोदी जी जनता के लिए कुछ नहीं करते, 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं और पूरा का पूरा फायदा या नरेंद्र मोदी को जाता है या फिर बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी के संगठन को जाता है। यहां पे भी ममता जी वही कर रही हैं। देखिए, खुशहाल पांडे भारतीय जनता पार्टी से, इसके अलावा मोहम्मद एहतशामुल हक नेता टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाकी मेहमान भी कुछ देर में जुड़ जाएंगे, आप दोनों के पास आएंगे। एहतशाम भाई, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। ममता बनर्जी ने कहा कि हम मुकदमा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार कर दिया कि अगर मेरी भाषा पर उनको इतनी आपत्ति है तो बताइए, क्या मैं गुंडों का फूलमाला के साथ स्वागत करूं? क्या ये जो बयान था, ये दाव था, दीदी का उल्टा पड़ गया क्या? देखिए संजय जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर, जिस हिसाब से भाषण दिए उन्होंने, एक इतने बड़े पद पर, इतने बड़ी गरिमा पर बैठ करके भारत के होम मिनिस्टर इस तरह के वातावरण, इस तरह की बात करे तो उन्हें तो समझ लीजिए, उनको समझना चाहिए कि हम एक इतना बड़ा समझ लीजिए पोस्ट में बैठ करके विपक्षी पार्टियों को हम इस हिसाब से मतलब प्रहार करें, तो ये कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि ये घेरे में ये सवालिया निशान है। कार्रवाई कानूनी जरूर होनी चाहिए। नहीं, वो तो गुंडों के लिए बोल रहे हैं सर। बात जो है एहतशाम भाई, वो तो गुंडों के लिए बोल रहे हैं, तो गुंडों का पूरे देश में आपकी भी पार्टी क्या फूलमाला सम्मान करती है? नहीं ना, आपकी पार्टी भी तो जेल भेजती होगी। देखिए, कोई भी अगर गुंडा, कोई भी अगर मुलजिम, कोई भी अगर रहेगा तो कानून कार्रवाई करेगी। आपका काम है, आप भोली भाली जनता को आप कन्विंस कीजिए, आप वोट का डिमांड कीजिए, आप हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए। आप हमें समझ लिए कि मैं 15 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं। ये बात होती है जनता को लुभावन का बात जैसे नेता करते हैं, लेकिन इस हिसाब से समझिए कि प्रहार कर रहे हैं कि गुंडों को उल्टा लटकाएंगे। अरे भाई, उल्टा लटकाने के चक्कर में आपका समझिए 50 का आंकड़ा पार नहीं हो पाएगा, तब फिर क्या होगा आपको? देखिए, पहले तो मैं आपको संजय जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार नहीं होगा। आपने आज 142 सीट में दूसरे चरण का मतदान होना है, वहाँ 18 सीट वो जीते हैं। किस हिसाब से वो, अच्छा बताइए, होम मिनिस्टर बड़े हैं या समझिए हेमंता बिस्वा शर्मा बड़े हैं? हम तो समझते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा होम मिनिस्टर से ज्यादा बड़े हैं। जब आदरणीय होम मिनिस्टर 170 सीट का दावा करते हैं तो ये बोल रहे हैं 200 सीट, तो किनकी बात सही होगी संजय जी, किनकी बात गलत होगी? हमें समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी का बौखलाहट इस हिसाब से बात कर रही है। अरे नहीं, ये बौखलाए हैं कि टीएमसी परेशान हो गई कि 200 का टारगेट रख रहे हैं, 150 का टारगेट रख रहे हैं। अगर आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता तो वाकई में क्यों रिएक्शन होता है टीएमसी का? इस पर होता ही नहीं। देखिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी का दिमाग काम नहीं कर रहा, ऑल फॉल बक रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। इनका परिस्थिति यहाँ बहुत किसी बद से बदतर है। आप सोच नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी जो आवाज पार्टी है। ये मत भूलिए हक साहब, 15 साल में 9 गुना बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। बीजेपी के लिए लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2024 में पिंकी जी घटा है। आप देखिए, इनके 18 एमपी थे, अभी 12 एमपी है। आपको ये भी समझना होगा, इनका ग्राफ गिर रहा। तीसरी मरतबा ये बैसाखी के सहारे सरकार है, नीतीश कुमार और समझिए चंद्रबाबू नायडू के सहारे है। ये अरे सर, तीनों चुनाव में आप उठाकर देख लीजिए ना, पिछले 3 चुनाव में 2 से 70 प्लस हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू भाइयों को आज मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते। ठीक है, आप घुमा रहे क्योंकि बीजेपी। बिल्कुल। और खुशहाल पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। खुशहाल पांडे जी, लगातार यहाँ पर एक के बाद एक कई सारी जनसभाएं, बड़ी बड़ी जनसभाएं जो हैं वो संबोधित की जा रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में एक पाड़ा क्लब है,
पाड़ा क्लब एक नहीं, पाड़ा क्लब बहुत सारे हैं और इस वक्त 1 लाख पाड़ा क्लब जो हैं वो टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, जिनकी फंडिंग बेहद ही बेहतरीन तरीके से टीएमसी की तरफ से की जाती है। अगर इसके आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2025 में ही पाड़ा क्लब्स पर 495 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। ये नॉर्मल क्लब होते हैं जो किसी भी मोहल्ले में होते हैं, लेकिन ये टीएमसी के कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ के मेंबर्स काम करते हैं, टीएमसी के ऑफिस के तौर पर इसको चलाया जा रहा है और ये एक एक इंसान के पास पहुंच रहे हैं, टीएमसी की बातें पहुंचा रहे, कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या यहां पर बीजेपी काम कर पाएगी इस पाड़ा क्लब के सामने? ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि जो इनका पाड़ा क्लब है, जो ममता बनर्जी इन्हें पैसा दे करके काम करवा रही है, पैसा देती है क्लबों में। पाड़ा में जो क्लब होता है उसमें 2 लाख रुपया देने का वादा किया था, वो दे करके लोगों के पास पहुंचाने का। और प्लस उसमें क्या होता है कि वो क्लब इन्हीं के नाम से तोलाबाजी भी करता है। वो क्लब, वही क्लब पाड़ा में अगर कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो उससे पैसा उठाएगा, कोई काम होगा तो वहां से पैसा उठाएगा, किसी को डरा करके पैसा उठाएगा। क्यों? क्योंकि हम पाड़ा क्लब में तृणमूल इसे चलाती है। तो ये पाड़ा क्लब से खुद बंगाल की जनता और पाड़ा के लोग परेशान है। जिस तरह से राज्य सरकार से इस बंगाल की जनता परेशान है, त्रस्त है, ठीक उसी प्रकार से जो पाड़ा में क्लब है, उस क्लब के माध्यम से वहां के क्षेत्र के निवासी वहां से मतलब जिस तरह से इनके नाम से गुंडागर्दी और पैसा उठाने का जाम जो पाड़ा क्लब द्वारा किया जाता है, उस जो तृणमूल कांग्रेस का क्लब है। और ऐसे जो एक देखिए 2 क्लब हैं, एक होता है जो क्षेत्रीय क्लब होता है जो क्षेत्र के काम के लिए सुख दुख में खड़ी होती है, और एक क्लब है जिसको तृणमूल कांग्रेस पैसा दे करके खुद के लिए चलाती है। तो जो तृणमूल कांग्रेस के द्वारा क्लब चलाई जा रही है, उससे उस क्षेत्र की जनता भी त्रस्त हो चुकी है, त्रस्त है, ये आपके लिए चुनौती चाहती है। कुशाल पांडे जी, ऐसा तो नहीं कि क्योंकि ये ग्राउंड पेनिट्रेशन है, मोहल्ले तक में ये क्लब चलता है और वहीं से ममता सबसे ज्यादा ग्राउंड पर मजबूत हो जाती हैं, खुद ग्राउंड से उभर कर और ग्राउंड की चीजों को समझ लेती हैं। यही बीजेपी के लिए चुनौती है क्या? कि क्लब 2 प्रकार से चलता है। हाँ। एक क्लब है जो सामाजिक काम किया जाता है, जो ममता के किसी टच में नहीं है। एक क्लब है जिसको खुद मुख्यमंत्री चलवाते हैं पैसा दे करके। तो दोनों क्लब में बहुत सारे अंतर होते हैं और दोनों क्लब के जो लोग होते हैं वो एक नहीं होते हैं। जो नॉर्मल जो अपने से क्लब चलाते हैं वो क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं, उनके सुख दुख में रहने का काम करते हैं। और जो ममता जी द्वारा क्लब चलाए जाते हैं, उस क्लब में दारू चलता है, उस क्लब में बीड़ी चलेगा, उस क्लब में बैठ करके किससे कैसे तोलाबाजी उठाया जाए, अभिषेक बनर्जी के पास पैसा उठा करके भेजा जाएगा, विधायक के पास पैसा उठा के भेजा जाएगा, काउंसिलर के पास पैसा उठा कर भेजा जाएगा। उस क्लब में ये काम होता है। उस क्लब से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा, इसमें एक और बात बता दूं संजय, हैरानी की बात यह है कि जो पाड़ा क्लब है ना, इन पाड़ा क्लब में पहले चंद्रयान प्रोजेक्ट से करीब 109 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है इन पाड़ा क्लब पर खर्च किए गए हैं। सोचिए कितने मेहनत से इन पाड़ा क्लब पर काम टीएमसी कर रही है। और सवाल कुशल पांडे यहाँ पर यह भी है कि इन पाड़ा क्लब के सामने जो बीजेपी की इस वक्त रणनीति है, जिस पर बीजेपी काम कर रही है, एक यूथ 10 बूथ फॉर्मूला जो अपना रही है बीजेपी, ये इसके सामने काम कर पाएगा? एक बूथ 10 यूथ फॉर्मूला, एक बूथ नहीं, 1 बूथ 10 यूथ, एक बूथ पे 10 यूथ। हमारे वो फॉर्मूला बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे बूथ मजबूत हो रहा है। मोदी जी ने स्लोगन दिया कि हमारी बूथ सबसे मजबूत। ये इन दोनों पर हम लोग काम कर रहे हैं और इन दोनों से मजबूत होकर के हम तृणमूल कांग्रेस की गुंडों का सामना कर रहे हैं। और जो देखिए सबसे बड़ा चीज होगा कि बंगाल की जो जनता है वो इस बार निजात पाना चाह रही तृणमूल कांग्रेस के। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि 50 सीट भी नहीं आएगी 152 सीटों में जहां चुनाव हुआ है। इनके ही पूर्व जिला अध्यक्ष हैं अनुव्रतो मंडल, वो कह रहे थे कि 15-16 सीट टीएमसी का आएगा। इनके ही विधायक वो कह रहे थे कि हमको लगता है कि लगभग 20-25-30 सीट आएगी। इनके लोग खुद हताश हो चुके हैं कि 192 सीटों में बीजेपी कम से कम 120-125 सीट ले जाएगी। इनके जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, ममता की बहुत करीबी 152, केशोदा अनुव्रतो मंडल। ठीक है सर, ये तो दावे हैं, लेकिन ये ग्राउंड पे अभी आप कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। जैसे आपका बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता होता, जाहिर सी बात है कि अन्य राज्यों में है, लेकिन क्या टीएमसी की इस, चूंकि हमने लेफ्ट का दौर भी देखा है, लेफ्ट में टीएमसी इसी तरीके से जैसे आज जूझ रहे आप वैसे टीएमसी जूझती थी, लेकिन आज टीएमसी उस सिचुएशन में जहां ग्राउंड पे वाकई में बहुत मजबूत स्थिति में है। यश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। यश भाई, आप हाथ उठा रहे थे, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन कितना प्रभाव डालेंगे, कितनी आपकी सीटें होंगी, ये लोग तो 100 का दावा पहले फेज के हिसाब से कर रहे। कांग्रेस नंबर नहीं बता रही, लेकिन गेम में है कितनी? संजय जी, कांग्रेस ने कभी भी ये नंबर की भविष्यवाणी का गेम नहीं खेला। हमें सट्टेबाजी का कोई शौक नहीं है और हमने किसी पाखंडी बाबा को भी नहीं रखा है भविष्य बताने के लिए।
राहुल जी ने बंगाल में जो संदेश दिया है वो बंगाल के युवाओं की आज की जरूरतों के अनुरूप है। बंगाल के युवाओं को रोजगार चाहिए, उद्योग धंधे में बराबरी का हक चाहिए जो अभी नहीं मिल पा रहा है। टीएमसी से जुड़े लोग काम कर रहे हैं और जो पाड़ा क्लब की आप बात कर रहे हैं उससे मिलती जुलती और उससे भी ज्यादा अपंजीकृत संस्था खुद बीजेपी जिससे आई है वो 100 साल से चल रही है, उसके बारे में कभी कोई जवाब नहीं दे पाता। उससे जुड़े लोग वो विदेश में जाके कॉम्प्रोमाइज करते हैं, 90 डिग्री पे झुकते हैं। तो ये दोनों इस समय तय है कि ये दोनों का लगभग एक सा क्रियाकलाप चल रहा है। और अभी कल हाल ही में जो खबर आई है वो बड़ी दुखद है। हमारे एक कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या की गई है और उस हत्या के कारण कम से कम बंगाल में चाहे चुनाव आयोग का अधिकार हो प्रशासन पर, चाहे टीएमसी की सरकार रही हो अभी तक, ये मर्यादा इस कसौटी पर अब कस गई है कि हमारे कार्यकर्ता और उसके परिवार को न्याय मिलता है या नहीं। ये सारी मर्यादाएं, सारे तमाम जितने भी आप कह लीजिए संधि कहिए, विच्छेद कहिए, जो भी कहिए, वो सब इस समय इस परीक्षा पर खरा उतरेगा कि न्याय मिला या नहीं मिला। और ये पूरे बंगाल की जनता के देखने के लिए बात सामने रखी हुई है कि चलते चुनाव में इस तरीके से, जबकि पूरा मीडिया और बीजेपी वाले जो माहौल बनाते रहते हैं कि हमारी कोई प्रेजेंस नहीं है वहां, उसके बावजूद अगर इन्होंने ऐसी हरकत की है तो ये बंगाल के लोगों के लिए साफ साफ उदाहरण दिख रहा है। नहीं, बंगाल में एक चर्चा और है यश जी, राहुल गांधी की सभाओं में जैसे आप जिस मर्यादा का जिक्र कर रहे हैं, नहीं किसी कार्यकर्ता की हत्या होनी चाहिए, कहीं पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी में जो एक शिष्टाचार वार्ता का तरीका होता है, मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ सवाल पूछ रहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि नरेंद्र मोदी डर गया हमसे। ऐसे शब्दों को लेकर, जिसको बंगाल में भद्र लोग कहा जाता है, समझदार लोगों का एक शहर, पूरा प्रदेश कहा जाता है, वो क्या स्वीकार कर पाएंगे? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस खेल के साथ जा रहे कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल ही बिगाड़ देंगे। नहीं संजय जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि बंगाल की जनता को भी बाकी देश की तरह बराबरी का हक है। अगर वहां पर भी वही आर्थिक असमानताएं हैं, न्याय और हक में और अधिकारों में असमानताएं हैं, काम करने का मौका बराबरी से नहीं मिल रहा है, और उसके बाद चलते चुनाव में इस तरह की घटना सामने आती है जब हमारे कार्यकर्ता की हत्या होती है और उसके बाद प्रशासन उस मुस्तैदी से काम नहीं करता जैसा उसको करना चाहिए, ये सारे उदाहरण किसी भी राजनीतिक समीकरण से बड़े हैं। मैं बार बार कहता हूं, आपसे भी कहा है, चुनाव और सरकारें पार्टी की इक्वेशन सेट करने के लिए नहीं होते, अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को जिम्मेदार सरकार देने के लिए होते हैं। और यही कोर आइडिया राहुल जी बार बार याद दिला रहे हैं। इस समय बीजेपी पूरी तरह भूल चुकी है कि चुनाव होता किस लिए है। उसको सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकानी है, तमाशा करना है, नाटक करना है। और इसी वजह से कांग्रेस फ्रस्ट्रेट हो गई है, इसी वजह से कांग्रेस फ्रस्ट्रेट हो गई है ना, इसी वजह से परेशान हो गई। ठीक है सर, मैं आता हूं दोबारा आपके पास आता हूं। जवाब तो ले लेते हैं। आपने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए टीएमसी पर। एहतशाम भाई, आलोक वत्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है, आपके पास में दोबारा आऊंगा। लेकिन एहतशाम भाई, इसका जवाब दीजिए। आप लोगों को लगता है कांग्रेस आप लोगों को नुकसान पहुंचा रही है? अरे सोनिया गांधी जी से ममता जी की तो बहुत शानदार बनती है, बढ़िया बनती है। ये इस तरीके का पूरा खेल आखिर क्यों हो गया, जहां पर बीजेपी जैसी पार्टी से आपको लड़ना है लेकिन कांग्रेस आपका सपोर्ट करने के बजाय अपोज कर रही? देखिए संजय जी, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उन्हें भी लड़ने का अधिकार है, लेकिन उनको यहाँ पे पश्चिम बंगाल की जनता ने ऑलरेडी 2021 में नकार दिया। उनको जनादेश नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो अपने ग्राउंड पे अपने काम कर रहे हैं कि क्या परिस्थिति हमारी कांग्रेस की है। कांग्रेस की जाहिर है कि वोट में सिंह अगर मारेंगे तो हमारे ही वोट को सिंह मारेंगे कांग्रेस, और इससे नुकसान तो हमें होगा। लेकिन कांग्रेस की यहाँ कोई भी जनादेश नहीं है, कांग्रेस की कुछ भी यहाँ पोजीशन नहीं है। इसलिए यहाँ की आवाम जो है, तृणमूल कांग्रेस जो है, लोगों के बीच में 365 दिन अगर कोई रहते हैं लोगों के साथ में, जनता के साथ, आवाम के साथ, तो वो तृणमूल कार्यकर्ता रहते हैं, तृणमूल के नेता रहते हैं। अभी चुनाव का समय है, कांग्रेस के लोग समझ, मतलब आपने डिनाई कर दिया कि कांग्रेस को वोट ही नहीं मिलेगा। लोकतांत्रिक अधिकार है लड़ने का, ठीक है, लेकिन वोट नहीं मिलेगा, चिंता की बात नहीं। आप ये कह रहे हैं क्या? देखिए, इनके पास में कोई है ही नहीं, इनके पास में कोई किसी तरह का केडर बेस के हिसाब से काम नहीं करते, इनके पास आदमी नहीं है। ये 365 दिन कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। ये देखिए आप, इतना बड़ा भी कोई भी कार्यक्रम यहाँ कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं कर पाते। वजह है इनके पास में जो है संगठन सही नहीं है, आपस में ही देखिए लड़ भिड़ रहे हैं।
अभी ये परिस्थिति हुआ इनका जो हेड दफ्तर कोलकाता में है, वहां पे समझ लिए आपस में मारा मारी, घूसा पैटी, फैडी हो गया सीट के लिए, बालीगंज विधानसभा के लिए। इस तरह का वहां समझ लिए कि जबरदस्त तरीके से आपस में लड़ाई हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस वोट बैंक पर आप लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी वही वोट बैंक है, ऐसा ना हो कि बड़ी सेंधमारी हो जाए सर। ठीक है, इतने हल्के मत लीजिए। ठीक है, आते हैं। ठीक है, आएंगे। आलोक वत्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर, अब राहुल गांधी ने हाल ही में, हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर तो वो कटाक्ष करते ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि ममता बनर्जी जो है बंगाल में बीजेपी के रास्ते खोल रही है। ये जो रास्ता किस्सी चल रही है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए पिंकी जी, कांग्रेस को पूरे देश ने नकार दिया है और कांग्रेस के लिए ये खुशी का समय होगा जब 5 राज्यों के चुनाव के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में ये 100 से ऊपर चुनाव हार चुके होंगे। तो ये तो सिर्फ, और जो इंडिया ब्लॉक है इसका समझ में नहीं आता है कि अभी ये वुमेन रिजर्वेशन बिल पे इकट्ठे हो गए थे और यहां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इनका पॉलिटिकल मैरिज और पॉलिटिकल डिवोर्स ये जनता के समझ में नहीं आता है और इसका खामियाजा कांग्रेस को बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस कहीं है ही नहीं। अगर 10-5 सीट आ गई कहीं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, वो इनके लिए संतोषजनक होगा। मुख्य बात है कि लड़ाई टीएमसी और बीजेपी में है। अब देश के लोग, जिसका एग्जाम्पल बिहार के चुनाव ने सेट किया है कि देश का आवाम अब विकास के नाम पर वोट कर रहा है और जहां जो भी सरकारें विकास कर रही हैं उसके साथ वहां क्या गरीब गुरबा और सारे वर्ग खड़े होकर इकट्ठे वोट कर रहे हैं। जब ये नीतीश कुमार जी को विगत चुनाव में बिहार के इतनी अनप्रेसिडेंटेड जीत मिली 5वीं बार, तो यहाँ भी जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है इस तरीके से, उस तरीके से ये देखने में लग रहा है कि बदलाव की राजनीति होने वाली है और इस बार बीजेपी शायद वहां पर पहली बार अपनी सरकार बनाने में सफल हो सकती है। लेकिन लड़ाई कांटे की है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब जो दूसरा चरण है वो तो टीएमसी का एक तरीके से गढ़ है। यहाँ पर देखना है, पहले चरण में तो चलिए जो भी हुआ सभी लोगों ने अपने अपने आकलन किए हैं, वो ठीक है, लेकिन ये दूसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर टीएमसी मजबूती के साथ खड़ी पहले से नजर आ रही है। यहाँ पर कितना इनरोड करते हैं एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग, ये देखना बाकी है। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, चूंकि एक तरह से बांग्लादेश का बॉर्डर भी बड़ा हिस्सा यहाँ से कनेक्ट होता है। हालांकि बीजेपी के लिए अच्छी बात ये होती कि ये जो शहरी इलाका है वहां पर बीजेपी पिछली बार बेहतर की थी और उसके बलबूते यहाँ थोड़ी होप लगाकर बैठी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सीटें बड़ी कम हो गई थी पिछली बार। ठीक है सर, मैं आता हूं, सभी के पास आएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कभी इंडिया गठबंधन की हिस्सेदार रही टीएमसी अब अकेलो चलो की नीति पर चल रही है। खासकर बंगाल चुनाव में टीएमसी ने कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी है, वहीं कांग्रेस भी अकेले दम पर बंगाल में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोलकाता सहित अन्य चुनावी रैलियों में डबल अटैक किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार उनके खिलाफ कई केस कर रही है, पर ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं, क्योंकि वे बीजेपी से सीधे नहीं लड़ती। राहुल गांधी ने टीएमसी पर बंगाल में उद्योग खत्म करने, बेरोजगारी बढ़ाने और भ्रष्टाचार, शारदा रोज वैली का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि केवल कांग्रेस ही विचारधारा के स्तर पर बीजेपी का मुकाबला करती है, टीएमसी नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है। वहीं टीएमसी नेता शशि पांजा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। नरेंद्र मोदी ने मेरा सरकारी घर ले लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी थी और ईडी ने 55 घंटे मेरा इंटेरोगेशन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी का ईडी ने कितना इंटेरोगेशन किया है, ये मुझे बताइए। बीजेपी ने ममता जी का घर क्यों नहीं लिया? Some very irresponsible remarks by Rahul Gandhi. He feels that he's being chased by the BJP leadership. Is he even aware how the enforcement agencies, ED, CBI, has been continuously harassing
the Trinamool Congress leadership. तो देखिए, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के डबल अटैक से न सिर्फ बीजेपी तिलमिला गई, बल्कि दीदी की पार्टी भी टीएमसी भी कांग्रेस पर हमलावर है। टीएमसी और कांग्रेस में तनखियां इतनी बढ़ गई कि राहुल गांधी अब चुनावी जनसभाओं में सीधे सीएम ममता पर अटैक कर रहे हैं। वहीं टीएमसी सांसद और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपनी बुआ का बचाव किया, साथ ही कांग्रेस और बीजेपी को एक साथ घेरा। साथ ही दावा किया कि चौथी बार जोड़ा फूल के लिए भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे और ममता बनर्जी ही सीएम बनेंगी। तो ममता बनर्जी ही संजय सीएम बनेंगे और इसी के साथ चौथी बार भी यहां टीएमसी का फूल ही खिलेगा, ये कह रहे हैं हक साहब। অভিযুক্তর নাম ছিল আরাবুল ইসলাম। আজকে সেই আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে তথাকথিত পীরজাদা আরাবুল ইসলামকে ক্যানিং পূর্বের প্রার্থী করেছে। এই হচ্ছে আইএসএফ এর আসল চেহারা। আমার এখনো মনে আছে, 2.5-3 বছর হয়নি, আইএসএফ এর কর্মীরা যারা এই বিজেপির বি টিম মীর জাফর গদ্দারদের হয়ে মাঠে ময়দানে লড়াই করেছিলেন, যাদের হাতে আইএসএফ এর কর্মী নিহত হয়েছিল, সে আজকে আইএসএফ এর নেতা। এই হচ্ছে পীরজাদার আদর্শ। तो सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीवास्तव जी, ये सवाल अब आपसे ही है। राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया कि खलबली मचा दी है दोनों पार्टियों में, बीजेपी में और टीएमसी दोनों में। नहीं, खलबली मचाना उद्देश्य नहीं है संजय जी। उद्देश्य ये है कि एक तो चुनाव फेयर हो, फ्री हो, सबके लिए बराबरी से हो। उसमें कुछ दोष चुनाव आयोग का भी है, जो उन्होंने बिना कारण बताए बंगाल के 90 लाख वोटर्स का नाम काट दिया। और उसमें इनके वो जो धर्म का एजेंडा चलता रहता है, उसका भी ये खंडन करते हैं, क्योंकि उसमें से 60 लाख हिंदू वोट कटे हैं। और टीएमसी ने, जो मैंने अभी पहले कहा, टीएमसी के जिस कार्यकर्ता पर आरोप है हमारे कार्यकर्ता की हत्या का, तो हम ये डिमांड करते हैं कि तुरंत न्याय हो, उनके परिवार को उचित मुआवजा मिले, सुरक्षा मिले और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तुरंत हो। ये इस समय आपको पूरे बंगाल में टीएमसी या वर्तमान जो भी प्रशासन है वो कितना गंभीर है ये बताएगा, और ये भी बताएगा कि क्यों कांग्रेस आपके लिए एकमात्र उचित विकल्प है। क्योंकि बीजेपी वालों ने ये जो नाटक फैलाया है, पता नहीं क्या क्या, ये रोज नया एक पदा लेके आते हैं, कभी सिंडिकेट बोलते हैं, कभी कट बोलते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये खुद एक अघोषित अपंजीकृत संस्था की देन है, जो अमेरिका में सरेंडर करती हुई साफ साफ देखी गई है। नाम क्यों नहीं लेते आप? खुद के पास इतनी अकूत नाम क्यों नहीं लेते? डरते हैं क्या? जिसका कोई ब्यौरा नहीं। यश भाई, नाम क्यों लेते हैं? अपंजीकृत संस्था बोलते हैं, ये वो नाम ले लीजिए। नाम लेने में हमें कोई डर थोड़ी है। हम कोई राष्ट्रीय सरेंडर संघ नहीं है संजय जी। हम नाम नहीं लेने से डरते। हम तो पूछ ही रहे हैं इतने दिन से कि आप पंजीकरण क्यों नहीं कराते। देश का हर हिंदू अपना आधार पैन लिंक कराता है, और आरएसएस वाले एक ही व्यक्ति को कभी पत्रकार, कभी विश्लेषक, कभी बीजेपी का कार्यकर्ता बना के भेज देते हैं। आपके ही पैनल में देख लीजिए, आलोक वत्स जी बैठे हुए हैं, कभी बीजेपी से आते हैं, कभी आरएसएस से आते हैं, कभी पत्रकार बन जाते हैं, आज विश्लेषक बने। कितनी बार मुझे मिले। इसमें किसी और का सर्टिफिकेट की आवश्यकता थोड़ी ना सर। नहीं, मैं पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ ये संजय जी, ये मेरा अनुभव से कह रहा हूँ। मैंने खुद देखा है ना। ये बीजेपी के ही व्यक्ति हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपना डेजिग्नेशन सही बता के आइए, क्या दिक्कत है? बीजेपी के दो लोग बैठा रखे हैं आपने। वो बार बार बैठते हैं, बहुत रेस्पेक्टेड हैं। इसका जवाब मैं चाहता हूं कि खुद मैं उनकी रिस्पेक्ट को जरा भी चैलेंज नहीं कर रहा हूं। आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं बोल रहा हूं आलोक जी कि एक ही व्यक्ति अलग अलग प्रोफाइल से आते हैं, जबकि मुझे आपने किसी और प्रोफाइल से नहीं देखा हो। ठीक है आलोक जी, कांग्रेस का हूं तो ठप्पे से सुन तो लेते हैं। बहुत अलग तरीके से आपने कहा जाए व्यक्तिगत ये टिप्पणी उनके ऊपर है। आलोक जी नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आलोक जी अनम्यूट कर लीजिए। आलोक जी आवाज नहीं मिल पा रही है आपकी, अनम्यूट कीजिएगा खुद को। चलिए ठीक है, लगता है कि संपर्क जो है आलोक जी से नहीं हो पा रहा है। यश श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं कि 90 लाख वोटर्स के जो हैं वो नाम काट दिए गए, लेकिन जब नाम नहीं कटे थे तब भी तो खाता नहीं खुला था आप लोगों का।
आज हमारे, मैं बार बार आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, चुनाव हमारे या टीएमसी के या बीजेपी के समीकरण सेट करने के लिए नहीं है। चुनाव है जनता को एक न्यायिक और जिम्मेदार सरकार देने के लिए। और आपने चुनाव आयोग के साथ मिलके अपने वोटर्स के लिए 90 लाख वोटर के नाम काट दिए, जिसमें 60 लाख हिंदू हैं। अब इसमें विडंबना की बात यह है कि सीए एनआरसी के समय आप चाहते थे कि पड़ोसी देशों से हिंदू लोगों को लाके यहाँ वोटर बनाया जाए ताकि हमें वोट मिले। अब आप अपने ही देश के लोगों के वोट काट रहे हैं। ये तो दोगलेपन से भी आगे की बात हो गई पिंकी जी। ये इसको क्या कहा अच्छा, आलोक जी की बातें लग रहा है आपको चुभ गई हैं यश भाई। उन्होंने कहा 100वां चुनाव हारने जा रहे राहुल गांधी। अब उसका जवाब वो खुद देते हैं। आलोक जी देखिए, यश जी बार बार व्यक्तिगत टिप्पणी पे आ जाते हैं। हर आदमी का अपना व्यक्तित्व होता है, किसी का विभिन्न विविधाओं में होता है व्यक्तित्व, किसी का लिमिटेड व्यक्तित्व होता है। तो इनका व्यक्तित्व लिमिटेड है तो ये उसी पे रहते हैं। हमारा व्यक्तित्व फैला हुआ है तो हम विभिन्न दृष्टिकोण से आते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अधिकार है कि पॉलिटिकली वो अपनी मंशा रखे। मैंने कभी इनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, लेकिन ये बार बार करते आए हैं। कोई बात नहीं, मैं भी आपके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ आलोक जी। मैं सिर्फ अभी व्यक्तिगत टिप्पणी की है। जब आप बीजेपी के हैं और मैंने आपको खुद देखा है कि आप बीजेपी के हैं, तो आपको दूसरी प्रोफाइल से आने की क्या जरूरत है? सबसे आप आइए ना, खुद को बीजेपी का घोषित करके आइए। आप बताइए, ऑलराउंडर सबसे परिचित हैं कि नहीं आप? तो अगर मेरा नहीं ऑलराउंडर है मतलब तो ये इसमें नहीं आपको होता क्या है। दिक्कत है? बीजेपी के आपका लिमिटेड है, आप लिमिटेड में रहिए। मैंने कहा ना, अब आइए चुनाव के बाद से उसके बाद इस बार आपकी, चलिए ठीक है, मुद्दे पर आ जाइए। मुद्दे पर अब आप मुद्दे पर आइए। इस बार आपकी मंशा पूरी हो जाएगी, जो देश खुशी मनाएगा कि 100वीं बार आप राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हार चुके होंगे। सवाल है उसका जवाब नहीं है आपके पास कि अब देश के आपके पास जवाब नहीं है कि आप देश का आवाम जो है, लोगों के वोट आप एक मिनट सुनिए। आप बोल रहे थे और तो आपने मैं सुन रहा था, लोगों के वोट काट के पता नहीं किसको एसआईआर जरूरी नहीं है? सूरत से बंगाल लोग जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने वैध ठहराया है। एसआईआर जरूरी नहीं है, कोई मरा नहीं होगा वहाँ, कोई स्थानांतरण नहीं किया होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, चाहे किसी का वोट करें, नहीं, वो जवाब वोट आपसे करें, आपका चुनाव वोट आयोग करें, से चाहिए। उसका भी अधिकार है। आप रिवीजन जवाब पिटीशन हमें फाइल करके चुनाव अपना नाम आयोग से जुड़वाइए। चाहिए कि आपने 90 लाख बहुत से वोटर लोगों को कैसे मैंने काटे। वेस्ट बंगाल में देखा जिन्होंने रिवीजन पिटीशन देकर अपना नाम जुड़वाया है, किसी कारणवश अगर कट गया हो। लेकिन आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि बंगाल में ऐसा धनवंतरी पैदा हुआ है कि कोई मरा ही नहीं वहां पे। ऐसा आपने ऐसी वहां पर नौकरियां मिली कि कोई वहां से स्थानांतरित नहीं किया। चलिए, पूरे देश में आपको यहाँ के मजदूर मिलेंगे, यहाँ के पढ़े लिखे लोग मिलेंगे काम करते हुए। अच्छा, एसआईआर को लेकर आलोक जी, एसआईआर को लेकर ऐसा क्यों है कि विपक्ष का कोई भी दल उसको लेकर सहमत नहीं है? चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस बात को थोड़ा समझाइए, ऐसा क्यों है? कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं अपनी हार को छिपाने के लिए। पहले ईवीएम था तो ईवीएम कर्नाटका में ठीक चल गया, कश्मीर में ठीक चल गया, तो बीजेपी के लिए फेवरेबल क्यों है? अगर सारे दलों के लिए वो अनफेवरेबल है तो बीजेपी के लिए फेवरेबल क्यों है? बीजेपी के फेवरेबल इसलिए है कि बीजेपी विकास का दूसरा नाम बीजेपी है और देश को आगे बढ़ाने का पहला नाम नरेंद्र मोदी है। तो उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है, हर कदम पे आगे बढ़ाया है। और आज ये उधर उधर की बातें करके पहले ईवीएम पर पकड़े हुए थे, अब एसआईआर को पकड़े हुए हैं। ले लेते हैं जवाब टीएमसी से एक बार। एहतशाम भाई, इसका जवाब दीजिए। विकासवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी के नाम पर देश को भरोसा है और एसआईआर तो होना ही चाहिए था। आप लोग भी विरोध कर रहे थे, यश भाई भी विरोध कर रहे हैं इसका। एसआईआर के नाम में ये लोग पश्चिम बंगाल में खेला खेलने जा रहे हैं संजय जी, जो इनका सपना साकार नहीं होगा। अभी हमारे आलोक जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को विकास। भारतीय जनता पार्टी जब से देश में आई है तब से विनाश हो गई। आज 400 का सिलेंडर 1200-1500 रुपए में नहीं मिल रहे हैं। आज 70 का पेट्रोल 106 रुपया है। ये आलोक जी जिस हिसाब से बात करते हैं, अरे कम से कम राजनीतिक विश्लेषक है तो न्यूट्रल बात किया कीजिए। कम से कम जो सच्चाई है उस पर आप अपनी बात कीजिए। आज देश बदहाली पर है, आज क्या परिस्थिति है। आज 15 लाख रुपया झूठा वादा किया था भारतीय जनता पार्टी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से रोजगार देने का बात किया था आलोक जी। अब उन्होंने कहा काला धन विदेशों से लेके आएंगे, तो कैसी बात करते? भारतीय जनता पार्टी जुमले की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी समझ लिया कि गरीब का दुश्मन,
किसान का दुश्मन, मजदूर का दुश्मन, हम हमारे दो आदमी देश को चला रहे हैं और दो आदमी देश को सब हर एक संपत्ति को खरीद रहे हैं। ये परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता लेकिन पार्टी जनता देश जिताती के जा रही है सर। पूरे समझ लिए कि एहतेशाम भाई, आप लोग लगातार ये कह लें कि विनाशवादी पार्टी है, विनाश 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 करती जा रही है, लेकिन ये सच है कि देश की जनता का भरोसा इस वक्त सबसे ज्यादा बीजेपी पर है। हाँ, अच्छा हक साहब, इसी बीच एक सवाल है आपसे। हक साहब, इसी बीच एक सवाल है आपसे। खबरें ये आ रही हैं कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जा रहे हैं और घर घर जाके वहां पर बच्चों के सिरों पर हाथ रखवा कर कसम खिलवा रहे हैं कि टीएमसी को ही वोट देंगे। देखिए, इस तरह की बात नहीं है। हम लोगों ने इतने सारे योजनाएं, पिंकी जी, इतने सारे काम किए हैं। हम लोग, ऐसी बात नहीं है। अब रहा घर पे जो रोड शो हो रहा है, उसी बीच के बच्चे अगर आ जा रहे हैं तो बड़ों का काम है बच्चों का माथा पर हाथ रख के आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देने का काम रास्ते में, ये हिसाब से शुरू से आप देखे होंगे कि जब भी हमारे नेत्री ममता बनर्जी रास्ते में नहीं, आशीर्वाद नहीं, सामने ये माँ बाप को कसम खिलवा रहे हैं बच्चों की, और घरों में जाकर कार्यकर्ता टीएमसी का ऐसा काम कर रहे हैं। मतलब जनता पर भरोसा नहीं। और जबकि अगर देखा जाए तो पिछले 3 से 4 चुनाव में टीएमसी के 30% जो जीत डर की वजह से होती थी वो खत्म होती जा रही है। देखिए पिंकी जी, इस पर हम लोग यकीन नहीं रखते। ये सब प्रोपेगेंडा है, इस पर हम नहीं जाएंगे। हम लोगों ने काम किए लोगों के लिए। जनता जनार्दन है। जनता अपना मत जरूर हमारे टीएमसी को देगी और 200+ सीट लेके करके चौथी बार हम लोग ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में बैठा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार नहीं होगा। वो जो बोल रहे उल्टा लटकाएंगे, वो खुद लटक जाएंगे। वो उनकी न सरकार बन पाएगी या वो खुद लटक जाएंगे। तो वो तो गुंडों को बोल रहे हैं, क्या गुंडों का समर्थन कर रहे हैं आप लोग? क्या मामले को घुमा दिया आपने? बंगाल में ही आए हैं, मामले को घुमा दिया आपने। बड़ा गंभीर सवाल था। अगर ऐसा है तो क्या टीएमसी इस बात को लेकर जनता के सामने राय रखेगी या जांच करेगी? आरोप ये लग रहे हैं कि आप लोग बच्चों की कसम खिलवा रहे हैं, लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। नहीं, ये सब बेबुनियाद बात है संजय जी। जो 94 योजनाएं करके हम लक्ष्मी भंडार से लेकर के, कन्याश्री से लेकर के, युवा श्री से लेकर के, स्वास्थ्य साथी से लेकर के, हर एक योजना हम लोगों ने यहाँ के आवाम के लिए किए हैं। भारतीय जनता ये जो योजनाएं हक साहब आप गिनवा रहे हैं, ये टीएमसी के कार्यकर्ता बच्चों की कसमों के साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा आपको। नहीं, ये सब बेबुनियाद बात है। इस पर हम लोग अपने काम पर समझिए डिपेंड करते हैं और काम के आधार पर हम जनता के पास जाते हैं। जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, समझिए। जनता हमें जनादेश फिर से एक बार ममता बनर्जी चौथी बार, समझ लीजिए हम लोग। ये तो राजनीतिक मंचों पर जो बातें कही जाती है वो कह रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कुशाल पांडे जी, ऐसा है क्या? बीजेपी तो बहुत नीचे तक उतरने की अपनी बातें करती है, टीएमसी की तरफ से ऐसा किया जा रहा है क्या? ये आप ही लोगों की तरफ से कहा जा रहा है ऐसा? देखिए, नीचे उतरने की बात नहीं है। टीएमसी शुरू से कहते आ रही कि वो सरकार में आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सरकार में बंगाल की जनता आ रही है। सरकार में बंगाल की जनता आएगी, वो सरकार बंगाल की जनता बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है 4 मई को, राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बन रही है 4 मई को। ममता बनर्जी भी मंच से कहती हैं कि टीएमसी रहेगी तो फिर मुलाकात होगी। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि इस बार बंगाल में फूल खिलने वाला है। फूल कौन सा खिलता है भैया? कमल का फूल, और कोई फूल है ही नहीं जो खिलता हो। हमें जोड़ा फूल का एक भी पेड़ दिखा दीजिए, कोई भी बगान में एक पेड़ दिखा दीजिए जो जोड़ा फूल खिलता हो। जोड़ा फूल खिलता नहीं। मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से कहा, अपने शब्दों में कहा फिर से बंगाल में फूल खिलेगा। फिर ये तो चुनाव आयोग ने चुनाव निशान दिए हैं, जोड़ा फूल। चुनाव आयोग को नहीं पता था कि जोड़ा फूल खिलता है कि नहीं खिलता है? कहां से फिर ये चुनाव चिन्ह बना दिए? यही तो मुख्यमंत्री ने कहा ना। मुख्यमंत्री ने यही कहा कि फूल खिलने वाला। फूल खिलता है कौन सा? कमल का फूल। सरकार आएगी, तृणमूल रहेगी तो फिर मुलाकात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद चाह रही हैं कि बंगाल में परिवर्तन हो। बंगाल में नई सरकार है, मुख्यमंत्री खुद चाह रहे हैं। उनके जो प्रवक्ता साहब कह रहे थे अभी कि हम चौथी बार सरकार बना रहे हैं। अभी शाम का 5 बजने वाला है, माने 4:45 हो रहा है। पहले भी रात में सपने देखे जाते हैं, दिन में सपने नहीं देखे जाते। इस बार बंगाल की जनता ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेगी और इस कुशासन सरकार को बंगाल में नहीं रहने देगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साहब का मुझे जवाब देना था थोड़ा। उन्होंने कहा कि पाखंडियों की सरकार। अरे सबसे बड़े पाखंडी तो आपके राहुल गांधी जी है साहब।
कभी उत्तर प्रदेश जाएंगे तो ब्राह्मण बन के जनेऊ पहन लेंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे तो महाकाल का टीका लगा करके भक्त बन जाएंगे शिव के, केरल और वहां जाएंगे तो क्रिश्चियन बन जाएंगे। इनसे बड़ा पाखंडी कौन मिलेगा, इनसे बड़ा बहुरूपिया कौन मिलेगा? ये जो कह रहे हैं कि इनके कार्यकर्ता की मर्डर हुई है, इस चैनल पर बैठ करके ये कसम खा सकते हैं कि हमारी कार्यकर्ता का हत्या तृणमूल कांग्रेस ने किया है। मैं आजीवन तृणमूल कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं करूंगा। पूछिए थे कि INDIA इंडिया गठबंधन में ये मेंबर है कि नहीं है, तृणमूल और कांग्रेस एक साथ है कि नहीं है। हाँ। अभी बंगाल में ये लोग कुश्ती कर रहे हैं, जहां बंगाल का चुनाव खत्म होगा वहीं दिल्ली में बैठ के। अरे सर, तो PDP से तो आपने भी गठबंधन कर लिया था, तो राजनीति में तो ऐसी थोड़ी कहावत बन गई है कि दोस्त कभी परमानेंट दुश्मनी या दोस्ती नहीं होती। दिल्ली में दोस्ती है। हाँ, तो कभी तो PDP से आप लोगों ने भी किया था इसी 12 साल के टेन्योर में दोस्ती है। देखिए, दीदी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है। दीदी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री 34 साल की शासन को उखाड़ फेंकने में जितना मेहनत दीदी ने किया था, उतना ही मेहनत भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, श्रीवास्तव जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, शायद एक बार उनको सुन लेते हैं, उसके बाद आलोक सर आऊंगे आपके पास। श्रीवास्तव जी, दीदी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ में ठगी का काम इनको किया चुप है। कराइए तो मैं जवाब दूं, नहीं तो फिर वो भी मैं कराऊं। कुशाल जी, अब सुन लीजिए इनको। ढोल बजाने वाले को दूसरों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, कांग्रेसी बच्चे कहाँ चुप समझे? कराने के लिए? ये श्रीवास्तव जी, पर्सनल क्यों हो जाते हो आप? आपकी आवाज को तुम लोगों के पास कितना पैसा है कोई नहीं जानता। आपके इंटरनेशनल पप्पू बोले जाते हैं राहुल गांधी। कुशाल पांडे जी, एक सेकंड, आपने राहुल गांधी को बहरूपिया तक कह दिया, सुन तो लीजिए जवाब अब। हाँ, यश श्रीवास्तव जी। जी संजय जी, देखिए मैं जो कह रहा था, सिर पे सींग पहन के ढोल बजाने वाले, साउथ जा रहे हैं तो मेकअप करने वाले, विदेश में जाके फादरलैंड बताने वाले, मैंने पाखंडी शब्द कहा नहीं था, लेकिन अब इन्होंने छेड़ दिया है तो असली पाखंडी की परिभाषा बता दी है मैंने। बंगाल के चुनाव में मैं फिर कह रहा हूं, जनता के पास एकमात्र सीधा बीजेपी से विचारधारा के रूप में लड़ने वाला विकल्प है कांग्रेस। हम युवाओं के लिए काम करते हैं, हम रोजगार के लिए काम करते हैं, और हमारे तमाम जितने भी वादे हैं और जो आपकी बातों पे TMC वाले भी हंस रहे हैं, बीजेपी वाले तो हंस ही रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी वालों के पास टाइम पास के अलावा कोई काम नहीं, पढ़ाई लिखाई से उनको कोई मतलब नहीं। सीट कितनी आएगी तो एक बार पूछ लीजिए। हाँ। नहीं, वो तो कह रहे कि नंबर गेम में हम नहीं फंसेंगे, कोई काम पता नहीं एक भी ना आए तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, बंगाल में बीजेपी कह रही है कि नंबर तो बता दीजिए कितना लेके आ रहे हैं। कैसा क्या है ये, बीच में कुछ भी बोले जा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा इनको क्या बात हो रही, बोले जा रहे हैं बीच में। यही तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसलिए तो आज LPG नहीं मिल रही देश को। चलिए ठीक, इनको समझ में नहीं आता। ठीक है, आलोक सर आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, दीजिए कुशाल पांडे, आप अपनी कुशाल पांडे जी, ना आप मुद्दे पर बोल रहे हैं, ना श्रीवास्तव जी मुद्दे पर जवाब नहीं, दे असल रहे में हैं। ये बीजेपी कांग्रेस के बीच में चलती है, ये हर मंच पर इस तरीके से होता है। ठीक है, आलोक जी, RSS के कुछ मंच हैं, RSS से जुड़े हुए कुछ मंच हैं जो पश्चिम बंगाल में इस वक्त पोस्टर लगाकर एक अपील कर रहे हैं, और अपील ये कर रहे हैं कि वोटर्स से कि सुबह 12 बजे से पहले वोट करने के लिए आप लोग आए। ऐसा क्यों? सुबह 12 बजे से पहले वोट करने की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 12 बजे के बाद कुछ गड़बड़ी की आशंका है कुछ इलाकों में। देखिए, RSS हर वक्त देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है। अब वोट लोकतंत्र में वोट का अधिकार भी राष्ट्र शक्ति को मजबूत करता है। अगर उन्होंने ऐसी बात कही है या इस तरीके के पोस्टर लगाए हैं तो विभिन्न चैनलों पर भी दिखाया जाता है, प्लीज कास्ट योर वोट, अपना वोट अवश्य डालें। इस तरीके का प्रचार भी बहुत एजेंसियां करती हैं, इलेक्शन कमीशन भी करता है कि अपना वोट जरूर डालिए। और भी लोग जो सामाजिक हैं वो भी अपील करते हैं कि, तो वो भी एक राष्ट्रभक्त संस्था है, उसने भी अपील किया कि वोट डालिए, 12 बजे से पहले डाल दीजिए, नाश्ता करने के पहले डाल दीजिए। नहीं, उसमें लिखा गया है 12 बजे के बाद कुछ इलाकों में, उसमें बकायदा लिखा गया है 12 बजे के बाद कुछ इलाकों में गड़बड़ी होने की आशंका है। अच्छा, अब राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, चुनाव के बाद TMC से जुड़े गुंडों द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या पूरी तरह से निंदनीय है, शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। तो राहुल गांधी की संवेदनाएं प्रकट करने वाली है, जो अभी यश श्रीवास्तव जी भी बता रहे थे। राहुल ने आगे लिखा है कि आज पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं बल्कि TMC का आतंक राज चल रहा है। वोट पड़ने के बाद विरोधी आवाजों को डराना, उन पर हमला करना और उन्हें खत्म कर देना, ये TMC की पहचान बन गई है। ये राहुल गांधी का बड़ा आरोप है। एहतशाम भाई, इसका जवाब दीजिए, सीधे TMC के ऊपर आरोप है।
देखिए जो घटना हुआ है ये घटना तो सबसे बड़ी बात है, इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। अगर घटना घटी है तो इसका सीधी जिम्मेदार जो है चुनाव आयोग है। इसलिए संजय जी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसमें हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसका पूरा जवाब चुनाव टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। आयोग ने कहा चुनाव आयोग तो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेगा ना, लेकिन शामिल कौन था? शामिल देखिए इस पे सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। और इस तरह की घटना अगर घटती है तो इसका पूरा जिम्मेदार चुनाव आयोग है। इसमें टीएमसी को कोई सी तरह की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। ये कि जब भी इस तरह का समझिए इलेक्शन के समय ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो उसका सीधी जो भी घटना अगर घटती है तो चुनाव आयोग फिर वही बात। आलोक जी जवाब दीजिए इसका। कार्यकर्ता जिसके हैं उनको रिकॉग्नाइज तो किया जाएगा ना। ये बीजेपी के नहीं बल्कि राहुल गांधी के कार्यकर्ता पर यह हमला हुआ, हत्या कर दी गई। देखिए संजय जी, हाँ, लोकतंत्र में इस तरीके की घटना शर्मनाक है, निंदनीय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन पिछले बार के चुनाव में अगर आंकड़े से चले तो 45 हत्याएं टीएमसी के तथाकथित गुंडों ने किया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो इस तरीके की वारदात करने में ये लोग माहिर हैं। ये गांव-गांव जाके धमका रहे हैं लोगों को कि अगर वोट के बाद हमें पता लगा तुमने किसी और पार्टी को वोट दिया है तो तुम्हारा क्या होगा, ये सोच के रखना। आए दिन वहां के लोगों से बात होती है जहां पर इनके लोग इस तरीके की चीजें फैला रहे हैं और सिर पर हाथ रख के कसम खिलाने का, इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है जनता पे कि आप बच्चों से कसम खिलवा रहे हैं। तो ये सब चीजें शर्मनाक है और देश का आवाम अब विकास की तरफ मुखातिब है। वो जो विकास चाहता है उसको इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है और जो भी विकास करेगा वो उसके साथ खड़ी होगी। ठीक है, इस पर छोटी सी, ठीक है, समय की बहुत पाबंदी है, इस पर छोटी सी प्रतिक्रिया कुशाल पांडे जी की। बिल्कुल छोटा सा रखिएगा अपना जवाब। देखिए अभी टीएमसी के प्रवक्ता साहब ने कह दिया कि ये चुनाव आयोग का दोष लगा दिए, टीएमसी के गुंडों ने मारे और आरोप किसके ऊपर लग रहा है? चुनाव आयोग के ऊपर में। ठीक इसी प्रकार से बंगाल में जो कांड होती हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के साथ घोटाले होते हैं, इस पे आरोप मंत्रियों पे लगता है लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों से निजात पाना चाहती है बंगाल। नहीं, जिम्मेदारी इस समय कानून व्यवस्था किसकी है सर? कांग्रेस ने अत्याचार नहीं, इस समय चुनावी माहौल में हिंसा ना हो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग के ऊपर। चुनाव, मैं तो कांग्रेस से कह रहा हूँ कि अगर वाकई में आपको लगता है तो जाइए चुनाव आयोग के दरवाजे पर शिकायत करिए। आयोग तो जाकर के नहीं हत्या किया ना, हत्या तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। उस दिन तो देखेंगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर में तृणमूल कांग्रेस ने गुंडागर्दी किया। ठीक 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 ठीक, समय खत्म हो चुका है सर। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और चलिए अब वोट 4 में बारी है वर्ड 4 की। सुनिए बैटल ऑफ बंगाल में किसने क्या कुछ कहा है। पश्चिम बंगाल एक ग्रेटर बांग्लादेश होने जा रहा है, इसलिए इस चुनाव में आप सबको खुल के वोट करना चाहिए। मोदी जी को पूरा वर्ल्ड मानता है, विश्वास करता है। आप जनता जनार्दन भवानीपुर का आपको भी मोदी जी का जो अपील है, बंगाल का विकास, तरक्की और जो हमारी कल्चरल सांस्कृतिक राजधानी है बंगाल, आध्यात्मिक राजधानी है बंगाल, इसको जिस तरीके से ये लोग बर्बाद कर दिया, इसको फिर खड़ा करने के लिए भाजपा को जिताना चाहिए। कि विकास की वो दौड़ जिसमें पश्चिम बंगाल कभी बहुत आगे हुआ करता था, हम लोग जब बचपन में सुनते थे तो एक कहावत होती थी कि झुलनी ने मारा धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए हैं। यानी सबका टारगेट कोलकाता ही होता था, विकास के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नौकरी के लिए। आज वह धारा पलट गई है और उसे पुनः ममता दीदी ने जिस प्रकार से महिलाओं का असुरक्षित किया, आज वो समय आ गया है घर घर से महिलाएं निकलकर इस बात का आवाज दे रही हैं कि इस बार ए दिखे न ओ दिखे, वोट देवे मोदी जी के। जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद है, हम 2047 के विकसित पश्चिम बंगाल बनाने का पूरा रोड मैप देंगे। क्या देखेंगे, गुंडागर्दी हो रहे हैं चुनाव के बाद। सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ये गुंडागर्दी कर रहे हैं आम लोगों पे, इनके खिलाफ मुकाबला करना चाहिए। पुलिस चुप्पी साधी है, इसलिए हम लोग
खुद यहाँ आने का मजबूर हुए। अब तक स्थिति क्या है दादा? हाँ? स्थिति क्या है? स्थिति यार क्या देख रहे हैं, स्थिति क्या है, भयभीत की माहौल है। तो आज 26 हो गई, 27 तारीख यानी आखिरी कल है चुनाव प्रचार का दिन। 28 को तैयारियां होंगी, 29 को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये बयानों के तीर एक दूसरे पर खूब हमलावर हैं और एक दिन का मौका है, सारे नेता इसको भुनाना चाहते हैं। खबरों का सिलसिला यानी आगे भी लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।